हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार पुनः रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद की कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ। उनकी समीक्षा आपके सम्मुख रखूँगा। ज़रा गौर से सुनेंगे तो आपको उनके पदों की व्याख्याएं आपको समझ में आएंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने घनानंद का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था और एक पहले पद की व्याख्या भी की थी। घनानंद का जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ है। पीड़ा के कवि कहे जाते हैं। प्रेम की पीर इनके पदों में स्पष्ट रूप से गूंजती है। घनानंद रीति मुक्त कवि माने गए हैं। रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने किसी बंधी बधाई लिख का पालन नहीं किया, न ही अन्य आचार्य कवियों की तरह लक्षण ग्रंथों की रचना की, न ही बिहारी की तरह रीति सिद्ध परंपरा को लेकर चले, बल्कि रीति मुक्त कवियों ने तो अपने हृदय के उन्मुक्त भावों की व्यंजना की है। और अगर सच में देखा जाए, रीतिकाल की कविता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सच्ची कविता रीतिकाल की कविता है। आदिकाल की कविताएं तो कवियों राजा महाराजाओं के अतिशय वीरता के वर्णनों से अतिरंजित हैं, जबकि रीतिकाल के जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने अपनी सहजता और स्वाभाविकता खो करके सिर्फ लक्षण ग्रंथों के चक्कर में ही सब कुछ खो बैठे। वहाँ कविता बंधी हुई नज़र आती है। वहाँ कवियों के अपने मुक्त विचार आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। कवियों के मुक्त हृदय के जो मुक्त विचार हैं वो रीतिकाल के रीति मुक्त कवियों में देखने को मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता हृदय को मुक्त करती है, वो ब्रह्मानंद के समान है। तो अगर ब्रह्मानंद क्या है, इसको बाहरी तौर पर अगर देखना है तो रीतिकाल के जो रीति मुक्त कवि हैं उनको देखिए, उनकी कविताओं का आनंद लीजिए। आपको बड़ा अद्भुत आनंद आएगा। इसी आधार पर लोगों ने कवियों की समीक्षा करते हुए कहा है कि कविता जो है वो ब्रह्मानंद के समान है, उसका सहोदर है। कविता में जो आनंद है वो और ब्रह्मा के अनुभूति में जो आनंद है वो लगभग एक जैसा कवियों ने बताया है। और ये रीति मुक्त कवियों की अपनी विशेषता है कि उन्होंने बिना लाग लपेट के अपने मुक्त हृदय की बात सबके सम्मुख रखी है। असल में रीतिकाल की वास्तविक और सच्ची कविता इन्हीं कवियों की कविता है। तो इसी प्रसंग में अब आगे घनानंद के जो शेष कविता रह गए थे उनको मैं एक बार फिर एक एक को आगे बढ़ाता हूँ। आप ज़रा गौर से सुनिए, समझिए कवि क्या कह रहे हैं। देखिए, दूसरा पद उनका है। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू नहारती। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू नहारती। सांझते भोर लो तारनी ताकीबो तारनी सो इक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठो परे, जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद। आंसुनी अवसर गारती। सोहन मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आँखिन के उर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे, आँखिन के उर आरती। देखिए, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है पद आपको, कुछ कठिन शब्द देख ले पहले। न हारती नहीं थकती,
कानन वन जंगल, निहारती देखती, बावरी बावली, नेकू बिल्कुल भी न हारती नहीं हारती। तारणी सो यानी पुतलियों से, और तारनी का अर्थ है तारों को। एक तार लगातार, एक टक यानी बिना पलक झपकाए। टारती टरती है, छोड़ती है। भाव तो भाने वाला, अच्छा लगने वाला यानी प्रियतम। अवसर अवसर, गारती खो देती है, गंवा देती है। सोहन यानी सम्मुख, जोहन देखने को। आरती लालसा, वेदना, पीड़ा, क्लेश, दुख। इस तरह से ये इसके उर का अर्थ है हृदय, आँखीन यानी आँखों। देखिए प्रसंग क्या है कि ये अवतरण घनानंद द्वारा रचित है। इसमें कवि ने ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो कि प्रियतम की लगातार प्रतीक्षा करती रहती है, परंतु उसके सामने आ जाने पर निरंतर अश्रुपात के कारण वह उसे देख नहीं पाती है। बड़ी अभागी है वो नायिका, बड़ा अद्भुत है उसका दुख, उसका विरह, उसकी पीड़ा कि संयोग में भी वियोग की अनुभूति होती है। ये कवि घनानंद के काव्य का अपना चमत्कार है, ये उनकी अपनी अनुभूति का चमत्कार है कि उनकी जो नायिका है वह संयोग में भी प्रियतम के पास होने पर भी वियोग की पीड़ा भुला नहीं पाती है, वियोग को भूल नहीं पाती है। इतना अद्भुत, इतनी गहरी वेदना है इस नायिका के मन में। इस बात को कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इस कविता में प्रकट किया है। देखिए क्या कहते हैं कवि घनानंद जी। वह विरहिणी नायिका सुबह से यानी भोर ते सांझ लो, सुबह से लेकर सांझ तक कानन और निहारती, वन मार्ग की ओर देखती ही रहती है। बावरी नेकू न हारती, इस काम में वो बिल्कुल भी नहीं थकती है, बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं करती है। रोज सुबह से शाम तक वन मार्ग की ओर देखती रहती है। वो कभी थकती नहीं है, कभी परेशान नहीं होती है। एक टक भाव से उस रास्ते की ओर बावले की तरह देखती रहती है। सांझ ते भोर लो, और सांझ होने के बाद यानी दिन में तो उसकी उस नायिका की जो गतिविधि ये है कि सुबह से शाम तक वन मार्ग की ओर प्रियतम का इंतज़ार करती है कि पता नहीं कब प्रियतम आ जाएं, इसलिए लगातार देखती रहती है। थकती भी नहीं है, क्योंकि थकान के कारण अगर कहीं बैठ गई, आंखें लग गई, तो हो सकता है प्रियतम आके निकल जाए और वो उनके दर्शनों के सौभाग्य से वंचित हो जाए। इसलिए ये नायिका जो है वो बेचारी बावले की तरह लगातार रास्ते को देखती रहती है। और जैसे ही जब सांझ हो जाती है, कभी आगे क्या कहते हैं, सांझ ते भोर लो तारणी ताकीबो, सांझ के समय से लेकर सुबह तक तारों को ताकती रहती है, देखती रहती है। तारनी सो एक तार न टारती, उन तारों को लगातार टकटकी लगाए देखती रहती है। एक पल के लिए भी अपनी निगाहें उन तारों से नहीं हटाती है। इस तरह से जो नायिका है वो अपने प्रियतम का इंतज़ार करती है। क्या पता कब प्रियतम आ जाए, इसलिए वो तारों को लगातार इसलिए देखते रहना चाहती है। वो पलकें इसलिए नहीं झुकाती है कि क्या पता पलक झपकते ही उसे नींद आ जाए और उसके प्रियतम पता नहीं कब आकर चले जाए, और फिर दोबारा ऐसा अवसर ज़िंदगी में आए या न आए। इसलिए नायिका जो है वो लगातार तारों
को देख करके जागती रहती है और अपने प्रियतम की बाट जोहती रहती है। आगे कवि क्या कहते हैं देखिए, जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद। घनानंद जी कहते हैं, या इसका अर्थ ये भी है कि घन के समान प्रेम की वर्षा का आनंद देने वाले प्रियतम अगर कभी दृष्टि में आ भी जाते हैं, उनको दिखाई दे भी जाते हैं, उनके सामने आ भी जाते हैं, तो आंसुनी अवसर गारती, तो वो तो उस अवसर पर अपने प्रियतम की छवि के दर्शनों का पूरा लाभ ये नायिका नहीं ले पाती है, क्योंकि उसकी आँखों में सदा आंसू भरे रहते हैं। और आंसू जब भरे रहेंगे आँखों में तो सामने जो भी चीज़ होगी वो धुंधली नज़र आएगी, साफ नज़र नहीं आएगी। इसलिए ये नायिका बड़ी अभागी है कि प्रियतम उसके मन भावन अगर कभी सामने आ भी जाते हैं तो वो अपने आंसुओं के कारण ठीक से अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। इस तरह से वो सुंदर अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। कहते हैं कवि, मोहन सोहन जोभन की लगे रहे, कि वो हमेशा अपने प्रियतम के दर्शनों की लालसा में ही लगी रहती है कि कब उसके प्रियतम उसे दर्शन दें, कब उसे उनका मिलन हो। कवि घनानंद कहते हैं, विरहिणी नायिका की दशा बड़ी विचित्र है। वह प्रियतम कृष्ण को हमेशा अपने सामने देखने रहने की लालसा रखती है और इस चक्कर में वो हमेशा एकटक भाव से अपने प्रियतम के रास्ते की तरफ ताकती रहती है और ये कोशिश करती है कि कहीं उसकी आंखें नहीं लग जाएं, अर्थात उसे कहीं नींद न आ जाए। ये वह हमेशा अपने हृदय में प्रियतम को देखने की लालसा से सदा देखते रहना चाहती है, एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं करती है। यही लालसा जो है उसके दिल में हमेशा बनी रहती है। इस तरह से ये नायिका अपने प्रियतम को देखने की लालसा बनाए रखती है, एक पल के लिए भी आराम नहीं करती है। इस छंद में कुछ जो विशेष बातें हैं उनको पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे, आंसुनी अवसर गारती का जो मतलब है कि उस नायिका के आंसू क्या निकले, वह अवसर ही टपक कर निकल गया है। यानी प्रियतम आया, उसी समय उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। प्रियतम के आने से पहले उसकी आंखों में आंसू थे, उसी समय प्रियतम आ गया, पर बड़ी अभागी रही। उन आंसुओं के चक्कर में प्रियतम के दर्शन नहीं कर पाई और प्रियतम बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए। कितनी बड़ी अभागी नायिका। आंसुओं के साथ वह सुअवसर भी गया और वह सम्मुख आए प्रियतम को नहीं देख सकी। इस पद में सभंग पद तथा अभंग पद, यमक का, छेकानुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। और जो छंद है उसमें ये सवैया छंद है और भाषा कवि की ब्रज है। और पद में नायिका की विरह दशा का बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है कि प्रियतम के सामने होने पर भी वह आंसुओं की अधिकता के कारण अपने प्रियतम को देखने का अवसर भी खो देती है। ऐसी अभागी अद्भुत नायिका का चित्रण कवि ने अपने इस पद में किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और शेष जो अगले पद हैं वो दूसरे वीडियो में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।